दोस्तों वैसे तो आज के दौर में हमारी दुनिया में बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं और दोस्तों हमारी दुनिया में जो ज़मीनी इलाका है वो किसी न किसी देश के अंतर्गत ज़रूर आता है। यानी कि जितना भी ज़मीनी इलाका है कोई ना कोई कंट्री बन चुका है। किसी भी देश के लिए, किसी भी सल्तनत के लिए और किसी भी हुकूमत के लिए उसके देश का एक छोटा सा टुकड़ा ही, एक छोटा सा हिस्सा ही कितना ज़्यादा अहम होता है या कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग इस चीज़ से लगा सकते हैं कि अगर हम लोग हमारी दुनिया की हिस्ट्री पर, हमारी दुनिया के इतिहास पर अगर गौर फिक्र करते हैं, नज़र डालते हैं कि हमारी दुनिया में जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं, जितने भी वॉर हुए हैं, तो उसमें दोस्तों अगर कैलकुलेशन लगाई जाए तो 98 से 99% जो जंगें हुई हैं वो किसी अपने ज़मीनी इलाके को बचाने के लिए या फिर किसी और के ज़मीनी इलाके पर कब्जा करने के लिए ही जंगें छिड़ी हैं। इवन आज के दौर में भी हमारी दुनिया में जितनी भी लड़ाई हैं, जितनी भी जंगें, जितनी भी फितने फसाद फैल रहे हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं वजह ज़मीन का टुकड़ा ही होता है। इंडिया से पाकिस्तान की दुश्मनी हो या फिर इंडिया से चाइना की दुश्मनी हो, वो सब ज़मीनी विवाद को लेकर ही है। इजराइल या फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर रशिया यूक्रेन की वॉर हो, हर मामले में दोस्तों आपको कहीं ना कहीं जमीन का टुकड़ा ही नजर आएगा या जमीन का मुद्दा ही नजर आएगा। मगर दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे जानकर आपको हैरानी हो जाएगी। जहां एक तरफ दोस्तों हमारी इस दुनिया में छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों के लिए जहां वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन कई देश पैदा कर देते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और जमीनी विवाद देश का विवाद बन जाता है, तो दोस्तों इसी दौर में हमारी दुनिया में एक जमीन का बड़ा इलाका या बड़ा टुकड़ा कह लीजिए ऐसा भी मौजूद है जो अभी भी पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। यानी दोस्तों जमीन का ये एक बड़ा इलाका ना तो किसी देश के कंट्रोल में है और ना ही दोस्तों कोई भी देश उसे अपनाना चाहता है या लेना चाहता है। सुनकर आप हैरान हो गए लेकिन ये हकीकत है। और दोस्तों ये जमीन का जो इलाका है वो तो इस तरह से खाली पड़ा हुआ है कि कोई भी आम इंसान जाकर वहाँ पर क्लेम कर सकता है या फिर अपना झंडा गाड़ सकता है, अपना नया देश अपने हिसाब से घोषित भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो इलाका जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये कोई छोटा मोटा इलाका या छोटी मोटी जमीन नहीं है, बल्कि ये इलाका तो इतना बड़ा है कि सिंगापुर जैसे कई देश उसके अंदर समा सकते हैं। बट दोस्तों सवाल यही उठता है कि अजीबोगरीब बड़ा इलाका कहाँ पर मौजूद है और ये किसी भी देश के अंडर में क्यों नहीं आता है और कोई भी देश इसे अपनाना क्यों नहीं चाहता और कोई भी इस पर कब्जा क्यों नहीं कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इस जगह के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इस इलाके को बिरताविल के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये जो अजीबोगरीब बड़ा इलाका दुनिया के दो अलग अलग देश यानी एक अफ्रीकन और एक मुस्लिम देश के बीच में यानी इजिप्ट और सूडान के बीच मौजूद है। मगर दोस्तों ताज्जुब की बात यह है कि बिरताविल के नॉर्थ में मौजूद इजिप्ट देश ना तो इसे अपनाना चाहता है, ना ही कोई दिलचस्पी दिखाता है और ना ही दोस्तों इसके साउथ में मौजूद सूडान देश कोई दिलचस्पी दिखाता है इसे लेने में। और दोस्तों अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कोई भी देश इसे अपनाना क्यों नहीं चाहता है, तो ऐसा समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों कोई दौर हुआ करता था कि जब ये पूरा के पूरा जो इलाका है ये सल्तनत उस्मानिया के अंदर में ही आया करता था। मिस्र सल्तनत उस्मानिया के अंडर में तो आया करता था, मगर उस्मानी लोगों ने मिस्री लोगों को कई हद तक आजादी भी दे रखी थी, जिसमें अपनी सीमा का विस्तार यानी अपनी सरहदों को आगे तक बढ़ाना भी शामिल था। मिस्री लोग सल्तनत उस्मानिया की मदद से सूडान जैसे इलाकों में अपनी सरहदों को तेजी के साथ बढ़ाना चाहते थे, मगर सूडानी जो लोग थे उन्होंने मिस्री लोगों के खिलाफ बगावत का झंडा उठा रखा था। इन दोनों के दरमियान एक लंबे वक्त तक जंग चलती रही, लेकिन फिर 1892 में अंग्रेजों ने ही सल्तनत उस्मानिया का इन जगहों से तख्ता पलट कर दिया और इन जगहों पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया और उनके कब्जे में फिर न सिर्फ मिस्र बल्कि सूडान का भी एक बड़ा इलाका आ गया। सूडानी लोग जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में भी मिस्री लोगों से जंग कर रहे थे, उन्होंने अब अंग्रेजों के दौर में भी उस जंग को जारी ही रखा और उन्होंने हर तरह की कोशिश की कि वो अपने इलाके से बाहरी ताकतों को बाहर निकाल सके। एक लंबे वक्त तक चली इस जंग में आखिरकार मिस्री और अंग्रेजी लोग सूडान को हराने में कामयाब हो गए। हराने के बाद इन्होंने मिस्र और सूडान के बीच एक लंबा बॉर्डर खींचने का फैसला भी कर लिया ताकि ये लोग सूडानी लोगों की बगावत को रोक सकें और जो इलाका इनके कंट्रोल में है उसको भी हमेशा हमेशा के लिए महफूज रख सके। मगर दोस्तों 1899 में अंग्रेजों की तरफ से सूडान और मिस्र के बीच खींची गई इस बॉर्डर लाइन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। और प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि सीधी लाइन की वजह से बिरताविल नाम का ये इलाका सूडान के हिस्से में चला गया था। बावजूद इसके दोस्तों के बिरताविल में जो लोग रहा करते थे कल्चर वाइज, खान पान में, जबान में, लैंग्वेज में, हर चीज में मिस्री लोगों की तरह ही हुआ करते थे। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो मिस्री कबाइल के ही लोग थे। वहीं दूसरी तरफ एक हलाइल नाम का बड़ा सा मिस्र के हिस्से में इलाका चला गया था, जबकि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हुआ करते थे वो रहन सहन में, खान पान में, लैंग्वेज के मामले में, हर चीज में सूडान के लोगों की तरह थे, बल्कि सूडानी
ही थे। अब दोस्तों इस बात से इजिप्ट यानी मिस्र को तो कोई भी परेशानी नहीं थी, वो इसलिए कि उसके लोग भले ही अंदर चले गए थे मगर उसके हिस्से में जो इलाका आ गया था वो न सिर्फ बीर ताबिल से बहुत ज्यादा बड़ा था बल्कि समुद्र से भी लगा हुआ था। मगर इसके उल्टा सूडान को इस मामले से बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी। बड़ी जद्दोजहद और झगड़ा होने के बाद आखिरकार 1902 में यानी ठीक 3 साल के बाद अंग्रेजों ने यह फैसला किया कि इन दोनों देशों के बीच एक बड़ी लाइन खींची जाएगी। अब ये जो नई लाइन खींची जानी थी इसके तहत ये जो बीर ताबिल का इलाका था वो मिस्र को दे दिया गया, जबकि जो हलाइब नाम का इलाका था जिसमें ज्यादातर सूडानी कबाइल के लोग ही रहा करते थे वो सूडान के हिस्से में आ गया। वैसे तो दोस्तों ऊपरी तौर पर यह मामला पूरी तरह से सुलझ चुका था, दोनों देश शांत भी हो चुके थे, मगर किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये नया बॉर्डर तो पुरानी बॉर्डर से भी ज्यादा मुसीबतें लेकर आ गया है जो बहुत जल्द ही नजर आने वाली थी। दरअसल दोस्तों मामला ये था कि जिस दौर में ये सारे बॉर्डर्स खींचे जा रहे थे ये वो दौर था जब मिस्र और सूडान जैसे सारे ही इलाके अंग्रेजों के अंडर में थे, इसीलिए ज्यादातर किसी को कोई भी परेशानी नहीं थी। मगर जब दुनिया के दूसरे इलाकों की तरह ये दूसरे देश भी यानी इजिप्ट और सूडान भी आजाद हुए और इन दोनों ने अंग्रेजों से आजादी हासिल कर ली, तभी इन दोनों देशों के बीच अचानक से ही इन दोनों इलाकों को लेकर जंग शुरू हो गई, एक और वॉर शुरू हो गया। मामला ये हुआ कि दोस्तों जहां एक तरफ मिस्र ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि 1899 वाली बॉर्डर लाइन को ही असल लाइन माना जाएगा और उस हिसाब से हलाइब नाम का इलाका मिस्र के हिस्से में आएगा, तो वहीं दूसरी तरफ सूडान ने भी ये दावा करना शुरू कर दिया कि 1899 नहीं बल्कि 1902 में खींची गई बॉर्डर लाइन को ही असल लाइन माना जाएगा और उस हिसाब से हलाइब नाम का जो इलाका है वो सूडान के हिस्से में आएगा। मजे की बात दोस्तों ये थी कि हलाइब नाम के इलाके पर तो सूडान और मिस्र दोनों ही अपना अपना दावा ठोक रहे थे, मगर जो बीर ताबिल नाम का इलाका था उसको दोनों देशों में से कोई देश भी लेना नहीं चाहता था और वजह साफ थी कि अगर दोनों में से कोई भी इस बीर ताबिल नाम के इलाके को ले लेता है तो उसको ऑटोमेटिकली हलाइब नाम के इस क्षेत्र से पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी 1899 या फिर 1902 में से ऐसी बॉर्डर लाइन को मान रहा होगा जिसके तहत बीर ताबिल उसके हिस्से में आ जाएगा जबकि हलाइब जो है वो दूसरे के हिस्से में चला जाएगा। अब दोस्तों आपके दिमाग में भी सवाल यही उठ रहा होगा कि दोनों देश ही हलाइब को क्यों चाहते हैं और बीर ताबिल को क्यों नहीं चाहते, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह तो दोस्तों यही है कि हलाइब ना सिर्फ बड़ा है बल्कि समुद्र से लगा हुआ इलाका भी है, बल्कि वो तो तेल और इसके जैसे दूसरे कुदरती खजानों से भी माला माल इलाका है। मगर इसके उलट बीर ताबिल छोटा तो है ही लेकिन वहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान है। बीर ताबिल में कोई भी कुदरत का खजाना मौजूद नहीं है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि अब तो वहाँ पर दूर दूर तक कोई आबादी भी नजर नहीं आती है। अब जैसा कि दोस्तों हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि बीर ताबिल नाम का इलाका ना तो आज के इस दौर में किसी के अंडर में आता है और ना ही कोई भी देश इसके ऊपर अपना दावा ठोक पाता है, इसीलिए आप में से भी कोई जाकर इस पर अपना दावा ठोक सकता है और कोई भी जनसंख्या अपना पर्सनल देश भी इसे बना सकती है। मिसाल के तौर पर दोस्तों सन 2014 में ही एक अमेरिकी इंसान यहाँ पर पहुँच जाता है और उस शख्स ने उस वक्त मैंने 2014 में इस जगह पर यह दावा ठोक दिया था और बाकायदा अपना झंडा भी गाड़ दिया था, तो इसको नाम दे दिया था किंगडम ऑफ नॉर्थ सूडान। इसके बाद 2 रशियन लोग भी यहाँ पर पहुँच गए थे और उन्होंने भी अपना झंडा गाड़कर यहाँ पर दावा कर दिया था और नाम रख दिया था किंगडम ऑफ मिडिल अर्थ। इवन 2017 में तो एक इंडियन लड़का भी यहाँ पर पहुँच गया था दोस्तों और उसने अपना पर्सनल झंडा यहाँ पर गाड़ कर इस जगह पर दावा कर दिया था और इसको नाम दे दिया था किंगडम ऑफ दीक्षित। और दोस्तों दीक्षित दरअसल उस लड़के का ही सरनेम था। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने दोस्त अहबाब तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।